नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा लिया और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी नितिन गडकरी के साथ रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली गुरुग्राम के लोगों को मिलने वाले देश के पहले ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे के बाद उम्मीद जगी है कि 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम जल्द पूरा हो जाएगा। निरीक्षण से पहले आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला भी मौके पर मौजूद रहे। केएमपी हम देखने के लिए आए थे कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो कितनी है। केएमपी जो है हमारे जो है वो लाइफ लाइन बन जाएगी थोड़े दिन के अंदर, और ये 8 लेवल की जो है वो बन रही है कई कई जगह पर। वो तो मैं तो समझता हूँ कि जब ये बन जाएगी तो मिराकल हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। ट्रैफिक की समस्या से तो लगभग सारा निदान हो जाएगा। जो ट्रैफिक की समस्या जो गुड़गांव में बनी हुई थी ट्रकों की और बसों की, वो सारा का सारा केएमपी पे आ जाएगा और दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का क्षेत्र गुरुग्राम में और लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली में स्थित है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर लोगों को बड़ी राहत देगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 4 लेवल बनाए गए हैं, जिसमें टनल, अंडरपास, सड़क, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 9,000 करोड़ का बजट तय किया गया था। गुरुग्राम से हनु सैनी, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इन एक्सप्रेसवे की विशेषताएं क्या कुछ हैं, और ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली को हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की विशेषताएं हम बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे में 4 लेवल है और इसी के साथ टनल, अंडरपास, सड़क, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर होगा। करीब 9,000 करोड़ का बजट इस एक्सप्रेसवे के लिए पास किया गया है। 2 लाख मीट्रिक टन स्टील इसमें इस्तेमाल होगा। राजधानी दिल्ली को हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की बनावट कैसी होगी, इसको लेकर के ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो लंबाई इसकी 3.6 किलोमीटर रहने वाली है और इसी के साथ चौड़ाई 8 लेन रहने वाली है। 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे होने वाला है ये, और इसी के साथ 8 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 6 लेन सर्विस रोड होगी जिसमें से, और 8 लेन की कुल लंबाई 29 किलोमीटर होगी। गुरुग्राम में 19 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ये रहेगा। और इस एक्सप्रेसवे में इन खासियतों के अलावा क्या कुछ अलग है जो इसे और भी खास बनाता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अंडरपास, फ्लाईओवर, सड़क इसमें होगी, और इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट से लेस फुल ऑटोमेटिक टोल सिस्टम इसमें रहने वाला है। 12,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन इसमें किया गया है। गुरुग्राम डीटीपी इन्फोर्समेंट ने डीएलएफ फेज 3 के रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी वाले 150 से ज्यादा दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की है, जिसके बाद डीटीपी आरएस बाठ ने एक बार फिर गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 में सील की इमारतों का निरीक्षण किया है।
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में सील की गई इमारतों के निरीक्षण के लिए एक बार फिर से डीटीपी गुड़गांव पहुंचे हैं। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में बात करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी कई दुकानों का दौरा करा। एक बड़ी कार्रवाई हमने देखी थी बीते दिनों में, अभी आपने हाल ही में करी, उसके बाद आज फिर आप यहाँ निरीक्षण के लिए आए। ऐसे जी यू ब्लॉक में मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि ये ऐसा एरिया बना दिया है जिसके 60 गज के ऊपर 8-8 मंजिल बना दी गई हैं। कैसे बनाई, कब बनाई, डिपार्टमेंट ने क्या क्या कार्रवाई की, वो हम देख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर 4 फ्लोर अलाउड है, 4 के बाद इन्होंने 60 गज के ऊपर अगर 8 मंजिल बना दी, वो सेफ्टी नहीं है। किसी दिन भी गुड़गांव में कोई ऐसा भूकंप आया, एक भी बिल्डिंग गिरी, तो सारे अधिकारियों के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा और इन सब की लाइफ को अनसेफ डिक्लेयर किया जाएगा। ये सारी बिल्डिंग्स की बिल्कुल अनसेफ है। ये जितनी भी दुकानें सील की गई हैं, अगर कोई अपना सामान निकालना चाह रहा है उसको हम इमीडिएटली 2 घंटे में उसका सामान निकलवा के दोबारा सील की जाएगी। लेकिन परमानेंट सील किसी की भी यू ब्लॉक में खोली नहीं जाएगी और यू और एस ब्लॉक के बाकी वाले प्लॉटों के ऊपर भी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होएगी। 4 मंजिल के ऊपर जितने हैं, या तो ये उनको बंद कर लें या उनको तोड़ें, उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। अभी कितने यहाँ पर ऐसे मकान या दुकानें हैं जिनको सील किया गया और आगे किस तरीके ऐसे मैंने मेरा ख्याल परसों लगभग 150 दुकानें सील की हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा 4-5 घंटे का था। एक हफ्ते में दोबारा जो है, मेरे को उम्मीद है कि मैं 500 से 600 मकान जो कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं ये सील करेंगे। लोगों की रोजी रोटी का अगर सवाल है तो उनको ये भी बताया गया कि रोजी रोटी के कारण आप अपनी लाइफ अनसेफ ना करें। अगर रोजी रोटी के लिए दुकान खोलनी है तो हम शायद अलाउ कर दें, लेकिन आप 8 मंजिल मकान भी बना रहे हो और वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल अनसेफ है। आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं, एक छोटे जीना 8वीं मंजिल तक जा रहा है और यहाँ बहुत सारे मकानों पर कोर्ट केस भी है। उसमें मैं खुद पर्सनली, सरकार की तरफ से डायरेक्शन है, मैं खुद कोर्ट में जाऊँगा और उनकी बहस करूँगा और कोशिश की जाएगी कि वो मतलब स्टे हटे। और जैसे ही वो स्टे हटता है, सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी। जो लोग सीलिंग से छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? मैं आज इसीलिए आया हूँ। मेरे को वैसे एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिली जिसने डी सील अपने आप ही किया हो। चेकिंग मैंने कर ली है, लेकिन अगर कोई भी सील खोलता है, मैंने अपने 2 बंदों की ड्यूटी हर रोज़ लगा रखी है, जो कि ये लोग नहीं जानते होंगे। हर रोज़ वो चेक करेंगे, हर रोज़ शाम को रिपोर्ट करेंगे। एक भी सील अगर बंदे ने खुद खोली तो उसकी FIR कराई जाएगी और उसको जेल में करवाया जाएगा। धन्यवाद। तो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 को हम आपको दिखाना भी चाहेंगे और आपको यहाँ की इमारतें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो 6 से 8-8 मंजिल तक की इमारतें बनाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं खतरा भी है एक बड़ा। और उसी को लेकर के खुद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो हैं वो आज यहाँ पर गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 में दौरे पे आए। तो उन्होंने खुद कहा कि एक बड़ी संख्या में 500 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर बनी हुई हैं, चल रही हैं। बाकायदा उनको गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 ब्लॉक में अवैध तौर पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के चलते डीटीपी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 150 से 200 दुकानों को सील कर अवैध कब्जों को तोड़ा गया है। यहां पर सैलून, रेस्टोरेंट और कॉस्मेटिक दुकानें चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर के दुकानदारों ने नाराजगी भी जाहिर की है। लोगों का कहना यह है कि उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां करीब पिछले 10 सालों से चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और ऐसे में इस सीलिंग के बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 10 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कोई आज तक आपत्ति नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में 6 महीना के अंदर 2-3 बार ऐसा सीलिंग का प्रावधान हुआ है और प्रशासन भी आया और जैसे तैसे करके अपना चला गया है। लेकिन इस बार तो आम जनता इतना परेशान हो गया है कि मोस्टली 16 नंबर रोड पे जितने भी दुकानें हैं 1 बाय 1 करके सारे दुकान को सील कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार और जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ के लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी पीछे जा रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं कुछ तो 16 नंबर रोड पे कम से कम 10,000 से 15,000 लोग बाग जो है ना बेरोजगार हो चुके हैं। सीधी कार्यवाही लग रही है। इससे पहले सिर्फ न्यूज़पेपर एडिटिंग जो पेज दिया गया था उसी में ही सिर्फ था मेंशन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हम शॉपकीपर्स, हम लोग रेंट पर हैं यहाँ पर। हमारी रोज़ी रोटी का एक ही सहारा यही है।
अचानक से जो एक्सीडेंटली ये हुआ ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। कोविड से अभी हम लोग उभरे भी नहीं थे और हम जैसे कैसे तंग होकर के कम में अपना गुजारा कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं सीधा ही हमारे जो है रोज़ी रोटी पर अटैक है, हमारे ऊपर अटैक है, जिसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। हमारा पूरा परिवार इन सब चीज़ों से चलता है। आगे के लिए अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है यहाँ के लिए। और अभी ये हालत है, एक तो लॉकडाउन की कोरोना में लोग बेरोज़गार हैं और उससे पूरी तरह से किसी का काम नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये देख रहे हैं जो इस बेरोज़गारी में करीब 5 से 10 हज़ार जो अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट के या इस तरह का गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास किस तरह का ऑप्शन नहीं है जो उसको बताएं जहाँ न ये ऑप्शनली वर्क कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीमेशन देना चाहिए उस दुकानदार को, उस तरह के लोगों को कि तुम यहाँ से शिफ्ट कर जाओ या कहीं ना कहीं काम कर लोगे। इस तरह की परिस्थिति में सारे लोग अभी अपना दुकान छोड़ के घर के बाहर, दुकान के बाहर अपना बैठे हुए हैं, इसी आशा में कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे जिससे कि आगे के काम बढ़ सके। रायसीना अरावली श्रृंखला में बनाए गए 150 फार्म हाउस मालिकों को सोहना नगर परिषद ने नोटिस दिया है और इन फार्म हाउस में अवैध तौर पर निर्माण किया जा रहा था। नोटिस मिलने के बाद फार्म हाउस मालिकों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इन फार्म हाउसेस पर जल्द ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। ये फार्म हाउस नगर परिषद के अधीन आते हैं और अरावली पहाड़ श्रृंखला में इन फार्म हाउसों को बनाया गया है। सोहना के आसपास बने अरावली पहाड़ों की श्रृंखला में करीब 434 फार्म हाउस है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बाद 150 फार्म हाउस को नगर परिषद ने नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि इन फार्म हाउसेज में अवैध तौर से निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन सभी फार्म हाउस मालिकों से नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। अधिकारियों की माने तो नगर परिषद पूरी अरावली श्रृंखला में फार्म हाउसेज की निशानदेही कर रही है। 434 फार्म हाउस इस अरावली श्रृंखला में बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खाली पड़ी हुई जगह पर भी फार्म हाउस का निर्माण चल रहा है, जो कि नगर परिषद के रिकॉर्ड में नहीं है और इसी को लेकर के परिषद कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस का जवाब मिलने के 2 सप्ताह के बाद इन फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अब तक करीब 25 फार्म हाउस पर हो रहे अवैध निर्माण को नगर परिषद की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। इसमें से जिनकी कंस्ट्रक्शन नगर परिषद में आने के बाद हमें चिन्हित मिली है, उनको हम नोटिस इशू कर रहे हैं और एक हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जिनका जवाब हमें पहले नहीं मिला था, उनको लगभग 150 फार्म हाउस ऐसे जिनका जवाब नहीं आया था, उनको भी आखिरी मौका है, वो अपना जो भी जवाब देना चाहे हम दे दे। फिर उसके बाद सभी जवाब आने के बाद जो कमिश्नर सर ने कमेटी बनाई है, वो इन मामलों को डिसाइड करेगी कि नगर परिषद की क्या कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है, फिर हम आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। जो फार्म हाउस ओनर्स हैं वो तो है 434। मौके पर ये भी सर्वे हो रहा है अभी एक्चुअली कितने फार्म हाउस हैं। ओनर्स तो 434 हमें लिस्ट कहीं से प्राप्त हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, लेकिन मौके पे कई जगह खाली भी पड़ी है। वो एक बार मौके सर्वे के बाद ही सारी रिपोर्ट क्लियर हो पाएगी। 15 के लगभग हमने पिछली कार्रवाई में किए थे दोस्त, और उससे पहले भी 10 के लगभग जो मेरे से पहले अधिकारी थे उन्होंने। सोहना की सब्जी मंडी में आढ़तियों की दबंगई से किसान और सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारी परेशान हैं। किसानों और सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों का कहना है कि मंडी में आढ़ती अधिकारियों की मिलीभगत के चलते किसानों को पक्के बिल नहीं दिए जा रहे हैं। देश में जहां उपज की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां किसान बिचौलियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने और शोषण के खिलाफ रोक के लिए कानून की मांग कर रही है, तो वहीं हरियाणा के सोहना कस्बे में आढ़तियों की दबंगई पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। सोहना सब्जी मंडी में अधिकारियों की मिलीभगत से आढ़ती पक्के बिल तो दूर, कच्चे बिल भी सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों को नहीं दे रहे। इसको लेकर छोटे कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि आढ़ती रोजाना सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। यही है कि जी ये पहले से ज्यादा वसूल करते हैं जी, और हम पे डरा धमका के उसी तरीके से वसूली करते हैं जी। ये टैक्स की चोरी करते हैं जी, जितना मार्केट टैक्स है उससे भी ज्यादा लेते हैं और उनको बहुत ही कम रिकॉर्ड में लिखवाते हैं। हमें जी डरा धमका के जी, नहीं तो हमसे कोई हमको बिल देता है जी पक्का जी, और कच्चे बिल पे जी हमको देते हैं जी सामान के लेना तो ठीक है, ना तो भाई चल। जो हमने जो कंप्लेंटें करी थी जी मार्केट कमेटी में, वो हम पे उल्टा भारी पड़ गई। पहले हमको कच्चा बिल दिया था आढ़तियों के खिलाफ, वो अब कच्चा बिल भी नहीं देते।
और उसको उसके बाद आड़ में हमसे ज्यादा वसूल करते हैं। पक्का बिल अब भी नहीं दे रहे आपको? पक्का बिल एक भी नहीं दे रहे, और पक्का या कच्चा भी नहीं दे रहे। और उसको हमको डराते हैं, हमारे को पुलिस के वो उसकी वहाँ में बोलते हैं कि आपको पीड़ित करते हैं हमको, और हमें धमकाते हैं। आरोपों के मुताबिक आरटीओ से जब कोई दुकानदार पक्का बिल मांगता है तो उसे धमकाकर भगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, मनमाने दाम पर सब्जियां बेची जा रही हैं। मामले की शिकायत बार बार अधिकारी से करने के बाद अधिकारी पूरे तरीके से आरटीओ के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। ये वही जो हमने एक बार शिकायत करी थी ना सेक्रेटरी के खिलाफ, तो वही मामला है जी अभी। और हमारे को अब उससे ज्यादा महंगा दिया जा रहा माल, जो उनको 10% दे रहे हैं या फेरवा है या पल्लेदार हैं, उनसे उल्टा हमें दबाव बनाया जा रहा है। उनको 20 रुपए किलो माल देते हैं, हमें 25 बताया जा रहा है। तो इसमें आड़ती क्या क्या प्रेशर कर रहे हैं आपके ऊपर? हर तरह से प्रेशर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके चलो। लंबरदार की जो हमारे साथ सुन रहे थे ना, लंबरदार ने जिनके हमारे गल चले हैं साथ मिलके, उनके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत कर दी। तो आपको भी पुलिस की धमकी दे रहे हैं? हाँ, उस तरीके से हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि डर बैठे कि भाई हमने जब नंबरदार के खिलाफ। पक्का बिल आपको मिलता? नहीं, पक्का बिल भी नहीं मिल रहा है, कच्चा भी नहीं, और कच्चा भी नहीं दे रहे हैं। बता दें कि सोहना में किसानों और सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों के खिलाफ हो रही लाखों की टैक्स की चोरी को लेकर मामला उठाया गया था, जिसको लेकर आरटीओ ने एकजुट होकर इन लोगों को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया था। अब किसानों और छोटे दुकानदारों ने ऐलान किया है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन चलाया जाएगा। सोहना से संजय राघव, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।